बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। व्यूअर्स, आज जो हम आपके सामने ला रहे हैं वो है द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। मुल्क के अंदर जो है चंद दिनों पहले ये एक एक्ट पास हुआ है और इस एक्ट की बाबत जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो एक एहतजाज जैसी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। सो हमने जो है हमारी जो अकेडमी अल गाजी लॉ अकेडमी, हमने ये डिसाइड किया कि हम इस एक्ट को जो है वो फुली एक तफसीली जो है इसका एक लेक्चर रखें जिसमें किसी किस्म की कोई जो है वो एम्बिग्विटी या इबहाम ना हो कि ये एक्ट क्या है। हमारा ये लेक्चर प्योरली एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए प्रोफेसर ऑफ लॉ है। यहाँ पे हम किसी भी पार्टी को जो है वो कोई डिफेंड नहीं कर रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जितना भी आप मेरे साथ वीडियो को देख रहे हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे हम क्या कुछ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं उसकी मैं एक समरी जो है वो आपके सामने रखने लगा हूँ। इस एक्ट को हमने नंबर 1 जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो प्रिलिमिनरी है, उसको हमने देखना है। इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हमने देखनी है। फिर इसके बाद हम जो दूसरी इसके बारे में बात करेंगे वो हम कुरान और सुन्नत के बारे में देखेंगे कि कुरान और सुन्नत के बारे में जो है वो इस एक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। फिर इसके बाद जो है वो हम इसी एक्ट को जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन की रोशनी में देखेंगे। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी ये जो एहतजाजी सूरत हाल बनी हुई है ये क्यों बनी हुई है। तो लास्ट वन में इसको कंक्लूड भी करूंगा। ये 4-5 मेरे पॉइंट होंगे और ये हमारा लेक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये बहुत एक तफसीली लेक्चर होने जा रहा है। एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचने लगी है। आपने खुद जो है वो इसको डिसाइड करना है। मैं बतौर वकील जो है आपको सारी बातें आपके सामने रखूंगा। सो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि ये एक्ट जो है वो किसने पास किया, कैसे पास हुआ, क्या यहाँ पे सूरत हाल थी। सो प्रिलिमिनरी, ये एक्ट जो है होल ऑफ पाकिस्तान है। इसमें जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्ट पड़ा हुआ है इसमें टोटल जो है वो 21 जो है वो इसके अंदर सेक्शंस हैं और इसके अंदर जो चैप्टर्स की सूरत हाल है वो है जी हमारे पास 7 इसके चैप्टर्स हैं। ठीक है जी। और ये एक्ट जो है कब जो है इसको पेश किया गया, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जो है वो मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के आखिरी दौर के अंदर यानी आखिरी पीरियड टाइम के अंदर जो है ये बिल जल्दी से जो है वो असम्बली में पेश कर दिया गया और ये बिल जो है वो पीपल्स पार्टी की जो है वो उन्होंने इसको पेश किया था और जितनी भी जमातें थी, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, पीटीआई थी, इन सब ने जो है वो मिलकर जो है इसको सपोर्ट किया था। ठीक है जी। तो ये इसका जो है जुलाई 2018 के अंदर ये सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है जी। फिर ये स्टूडेंट्स जो है 2022 के अंदर जो है इसके अंदर एक अमेंडमेंट की गई। इसका सेक्शन 17 था, उसके अंदर जो है वो इसमें अमेंडमेंट्स की गई और वो था ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स। उसके अंदर ये कहा गया कि ये मैजिस्ट्रियल ट्रायल है और इस एक्ट को अगर कोई नहीं मानता या इसकी किसी भी शिक के अंदर कोई किसी किस्म की भी कोई वायलेशन होती है तो 3 ईयर उसकी पनिशमेंट है, 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकती हैं।
तो ये 2022 के अंदर जो है वो अमेंडेड एक्ट 2022 ट्रांसजेंडर जो है वो ये भी अमेंडमेंट हो चुकी है इसके अंदर। ये वाला जो एक्ट है ये बेसिकली ट्रांसजेंडर जो है उसको सपोर्ट करता है, जिसको हम इंटरसेक्स भी कह सकते हैं, जिसको हम जो है वो यूनिक भी है वो भी कह सकते हैं, इसको हम मुखन्नस भी कहते हैं, जिसको ख्वाजा सराय या पंजाबी में खुसरा भी कहा जा सकता है। उनके बारे में ये सारा उनके जो बेसिक राइट्स हैं उसके बारे में है। असल में ये जो एक्ट जो है इसके आने के बाद जो इसके इफेक्ट्स हैं वो बहुत बुरी तरह जो है वो देखे जा रहे हैं, फील किए जा रहे हैं। अब तक की जो सूरत हाल है, यानी अगर हम जून 2018 से लेके ये कैलकुलेशन है जून 2021 तक की, तो इस सारे अमल को जब हम देखते हैं तो बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन जो है सामने आती है। उसमें होता ये है कि कुल जो है 28,723 जो अफराद हैं, 28,723 जो अफराद हैं वो अपनी किसी ना किसी तरह जो है वो अपना जेंडर चेंज कर चुके हैं, उनकी दरखास्तें दे चुके हैं, कह रहे हैं कि हमारा जेंडर चेंज किया जाए। उसमें 16,530 मर्द हैं जो कि औरतों की कैटेगरी में जा चुके हैं, ये एप्लीकेशन दी है, और 12,154 जो हैं वो औरतें जो मर्द बन गई हैं। इस तरह 9 मर्द ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ख्वाजा सरा हैं, मगर गलती से मर्दों के जो है वो मर्दों में जो है वो हमें जो है वो डाल दिया गया है। 21 ख्वाजा सरा हैं जो कहते हैं कि हम मर्द हैं, हमें मर्द कहा जाए। इस तरह 9 ख्वाजा सराओं ने औरत कहलवाने के लिए दरखास्तें दी हुई हैं। तो इस तरह 28,723 अफराद जो हैं वो सारा इस अमल का शिकार हो चुके हैं। और इसके बाद जो है जब ये एक्ट पास होता है तो एहतजाज के अंदर जो सबसे ज़्यादा नाम लिया जा रहा है वो मुश्ताक अहमद खान हैं, जमात इस्लामी के सेनेटर हैं। इन्होंने जो है वो इस बिल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई है, और इनके साथ जो है वो औरिया मकबूल जान साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा काम जो है वो कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो अपनी पटिशंस भी जो है फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है वो फाइल की हुई हैं कि इसको नल एंड वाइड करार दिया जाए। इसकी जो शिक हैं बात, उनको जो इस्लाम और आइन के मुतसादिम हैं, लिहाजा उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है जी। और इसके अलावा मुश्ताक अहमद साहब जो सेनेटर हैं, उन्होंने एक अपनी जो है वो वहाँ पे अमेंडेड जो है वो एक बिल जो है पेश किया हुआ सेनेट में जो अंडर डिस्कशन है। ठीक है, तो ये इसकी जो प्रिलिमिनरी थी मैंने वो आपको बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो समझा दी है। इसके बाद जी अब हमने ये देखना है कि ये वाला जो एक्ट है इसके अंदर एम्बिग्विटी क्या है, इसके अंदर जो एहतजाजी सूरत हाल है वो क्या है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा परेशानी है, मैंने सेक्शन वाइज भी आपको बताना है बड़ी डिटेल में। सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यहाँ पे ये रेज हो रही है कि ये हम जिन्स परस्ती है, होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो प्रमोट करेगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे खतरनाक हद तक जिन्स तब्दील हो जाएगी। अगर ये मामला होता है तो विरासत में बड़े मामला खराब होंगे, हमारी डेली लाइफ के अंदर बड़े मामला खराब होंगे। वो लोग जो कि मर्द हैं वो अगर औरत कहलवाते हैं तो फिर वो औरतों के बहुत सारे मामला में इन्वॉल्व हो जाएंगे। उनके एजुकेशनल मामला हैं, उनके जो हैं वो अदर दैन जो मामला हैं जहाँ पे औरतें सिर्फ जा सकती हैं, तो वो अगर मर्द हैं औरत बन गए हैं तो फिर वहाँ पे भी उनकी रसाई हो जाएगी। तो ये मसला हमारे मुल्क में बड़ा अहम है जिसको हमने देखना है। ठीक है जी। तो अगर ऐसा होता है कि एक मर्द जो है वो मर्द वो अपनी जिन्स जो है वो औरत की तब्दील कर लेता है, और फिर वो औरत जो है किसी मर्द से जो है वो शादी करती है, तो फिर ये हम जिन्स परस्ती होगी, जिसके बारे में कुरान पाक के अंदर बहुत सख्त किस्म की जो है वो आयात मुबारका पड़ी हुई है। इसको हमने कौम लूत से समझना है।
अगर हम जिस परस्ती की तरफ हम जा रहे हैं या जिन्स की तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, तो फिर याद रखिएगा कि हम कौमे लूत की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा है, इसमें हम पढ़ेंगे, साबित भी करेंगे कि ऐसा है। अगर ये कौमे लूत की तरफ जा रही है तो कुरान करीम के अंदर इसके बारे में बड़े वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। मेरे सामने जो है वो सूरह मुबारका की बहुत ज़्यादा जो है वो सूरह मुबारका मौजूद हैं और उनकी आयात मौजूद हैं जहाँ पे कौमे लूत जो है वो एक उनकी तबाही और बर्बादी जो है होमोसेक्सुअलिटी की बुनियाद पे जो हुई थी उसका बड़ा जिक्र है। तो उसमें मैं जो है वो थोड़ा सा आपको वादा कर दूं, सूरह अल इराफ है, सूरतुल इराफ है, ये इसकी आयत नंबर 80 से लेके 84 तक है। ये भी इसी कौम लूत के बारे में है और उसके ऊपर जो अजाब आया, इसमें एक खुलासा मैंने ये समझा है वो है एक खास किस्म का मी या एक खास किस्म की बारिश उनके ऊपर जो है वो बरसा दी गई। फिर सूरह हूद जो है उसके अंदर कुरान पाक की सूरह नंबर 11 है और आयत नंबर 74 और 76 से लेके 83 तक है। और जो हम जिन्स परस्ती होमोसेक्सुअलिटी कौम लूत के अंदर थी, उसके अंदर जो मैंने इसका खुलासा देखा तो कहा गया बस्ती को ज़ेरो ज़बर कर दिया गया और कंकरीले पत्थर जो है वो उनके ऊपर फेंके गए। फिर सूरतुल हिजर है, उसकी आयत नंबर 59 से 77 है। फिर इस तरह सूरतुल अंबिया है, उसकी आयत नंबर 74 और 75 है जिसमें बदतरीन गुनाहगार इनको कहा गया है। फिर सूरतुल शुअरा है, इसकी आयत नंबर 160 लेके 174 तक है। सूरतुल शुअरा की जो है वो आयत नंबर 165 का कुछ यूं तर्जुमा है, आयत नंबर ये सूरह नंबर 26 है और आयत नंबर 165 है। क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो। फिर 166 में कहा गया और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ताला ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है इनको छोड़ देते हो, बल्कि तुम हो ही हद से गुजर जाने वाले। ठीक है। और जो है इस तरह सूरतुल नमल है, उसकी आयत नंबर 54 और 58 है। तो ये पूरी जो है जो होमोसेक्सुअलिटी है इसके बारे में बड़ा वाज़ेह जो है वो अल्लाह ताला ने अपने कुरान करीम के अंदर जो है वो इरशाद फरमाया हुआ है। तो हम किसी भी सूरत जो है वो अगर होमोसेक्सुअलिटी की तरफ ये जाता है तो हम किसी भी सूरत इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा है जी सुन्ना में आते हैं कि क्या सुन्ना में भी इसके बारे में कोई अहकामात मौजूद हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो इसके बारे में भी अहकामात मौजूद हैं। इब्न माजा में मौजूद हैं, सही बुखारी में मौजूद हैं, अबू दाऊद में मौजूद हैं और तिरमिज़ी में मौजूद हैं। अदर दैन भी जो है वो हो सकते हैं, लेकिन मेरी सर्च के मुताबिक ये चीजें हैं। ठीक है जी। सही बुखारी की हदीस नंबर है 5886 और 6834। इसके अंदर भी जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो कबूल नहीं किया गया। इसके बारे में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरत का इजहार किया है। ठीक है जी। इसके अलावा इब्न माजा है, इब्न माजा के अंदर जो है वो उसकी जो हदीस नंबर है 1903 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस औरत पर लानत जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करे और उस मर्द पर लानत जो कि औरतों की मुशाबत जो है वो इख्तियार करे। ठीक है जी। इसके अलावा हदीस का जो इनका खुलासा मैंने देखा है वो ये है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई कौमे लूत जैसा अमल करे वो लानती है। फिर इसके अलावा अल्लाह मना करता है कि तुम अपनी बीवियों से कौमे लूत जैसा अमल करो। तो कौमे लूत जैसा होमोसेक्सुअलिटी जो है वो हम जिन्स परस्ती जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है जिसका कुरान और सुन्ना में मैंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है आपको। ठीक है जी। इसके अलावा आते हैं कि इनके बाद हमारे मुल्क की जो सबसे मोतबर किताब है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसके अंदर जो है बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर यहाँ पे भी बात जो है वो क्लियर कर दी गई है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल देखें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो क्या कहती है, वेयर इन द मुस्लिम शैल बी एनेबल्ड टू ऑर्डर देयर लाइव्स इन द इंडिविजुअल एंड collective spheres in accordance with the teaching and requirements of Islam.
as set out in the Holy Quran and Sunnah। मुसलमान जो हैं वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियां जो हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो गुजारेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे मुल्क का जो है वो नाम जो है वो आर्टिकल 1 में रखा गया है, वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी जहां यहाँ पे जो काम भी होगा, जो एक्ट भी बनेगा, वो इस्लाम और कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। फिर है जी आर्टिकल 2 में ये है इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। इस्लाम जो है वो हमारा स्टेट रिलीजन है, हमने इस्लाम को ही जो है वो फॉलो करना है। ठीक है। इसके अलावा जो वाज़ेह तौर पे हमें एक चीज मिलती है अपने आइन के अंदर भी, वो है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। आर्टिकल 31 है जो कहता है कि हमारी जो लाइफ होगी, कलेक्टिवली होगी, इंडिविजुअली होगी, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम के मुताबिक जो है वो जो आप लोगों की इंफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियां हैं उनको इस्लाम के मुताबिक ढाले और उनको फैसिलिटेट करे। इसी तरह आर्टिकल 37 है जो कहता है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एलिमिनेशन ऑफ सोशल इवल्स। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगी और सोशल इवल्स को खत्म करेगी। तो अगर ये एक्ट आता है और इसमें ये बात साबित शुदा है कि होमोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, अगर हम होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये एक सोशल इवल क्रिएट कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है आर्टिकल 37 के तहत कि इस जो है सोशल इवल को खत्म किया जाए। ठीक हो गया जी। एक ये था सबसे जो अहम चीज है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटिंग टू द कंसर्न एक्ट इज आर्टिकल 227। ये आर्टिकल जो है वो हमारा इंतहाई अहम आर्टिकल है। इस आर्टिकल की बुनियाद के ऊपर हम इस पूरे के पूरे एक्ट को, इसके अंदर जो मुबहम या जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, यहाँ पे जो सेक्शन है, इस आर्टिकल की बुनियाद के ऊपर जो है हम उनको अपने आइन के खिलाफ मानते हैं। शरीयत का तो मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है, अब आइन का भी मैं जो है वो बड़ा वाज़ेह जो है वो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। क्या है ये आर्टिकल 227 कहता है ऑल एग्जिस्टिंग लॉज। ये जो एग्जिस्टिंग लॉज जो हमारे चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो बने हुए हैं, जो हमें अडॉप्ट किए हमने 1949 के अंदर जब हम आजाद हुए थे, अडॉप्ट किए थे, शैल बी ब्रॉट इन कंफर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन होली कुरान एंड सुन्ना। कि जितने भी हमने अंग्रेजों के लॉज अडॉप्ट किए उनको हम कंफर्म करेंगे, उनको हम मुशाबहत देंगे किसके साथ? कुरान और सुन्ना के साथ। इसके अलावा फिर एक जबरदस्त बात कही, क्या जी? नो लॉ शैल बी एनेक्टेड। कोई भी मुल्क के अंदर कानून नहीं बनाया जाएगा, शैल बी, शैल का लफ्ज इस्तेमाल है, किसी किस्म का कोई कानून नहीं बनाया जाएगा विच इज रिपग्नेंट with the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah। तो जो नए लॉ भी बनाए जाएंगे वो भी कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं होने चाहिए। तो अगर ये एक्ट जो है, इसकी कुछ दफात जो है हम साबित करने जा रहा हूं मैं, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। अगर ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं तो फिर जो है इनको आर्टिकल 227 के तहत नल एंड वाइड कर देना चाहिए। ठीक है जी। और ये वाला हमारा आइन जो है वो हमें इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का जो है वो कॉन्सेप्ट देता है। ये एक बड़ी अथॉरिटी है मुल्क के अंदर अगर इस तरह के मामला राइज होते हैं। इसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट है हमारा, उसकी कॉग्निजेंस है कि अगर इस तरह का कोई एहतजाज मामला राइज होते हैं अगेंस्ट इस्लाम तो उसको देखें। ठीक है जी। तो ये जो है वो मैंने सारा आपका आइन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। अब चलते हैं जी हमारे मेन जो बात है जो हमने साबित करनी है वो इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट को अब हम पढ़ने लगे हैं बाकायदा तौर पर। हम अपने उस फेज के अंदर आगे हैं जहां हम ये साबित करने लगे हैं कि ये एक्ट जो है हमारा ये अगेंस्ट इस्लाम है। इसके अंदर क्या एम्बिग्विटीज है। ठीक है जी। बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? सेक्शन 2 है जिसमें डेफिनेशंस लिखी होती हैं। किसी भी एक्ट में
जो है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो लिखी जाती हैं। सेक्शन 2 है और उसकी क्लॉज है ई। उसके अंदर जो है एक एक्सप्रेशन मौजूद है जिसे कहते हैं जेंडर एक्सप्रेशन, यानी जिन्स और सिर्फ जो है उसका इजहार। इसमें उन्होंने क्या कहा है, जेंडर एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ पर्सन्स प्रेजेंटेशन ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी, कॉमा एंड और द वन दैट इज परसीव्ड बाय अदर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे आपने देखनी है इसके अंदर, वो की क्या है। कहता है जी कि किसी शख्स का यानी पर्सन्स प्रेजेंटेशन ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी, किसी शख्स का खुद अपनी जिन्स या सिन्फे शनाख्त को पेश करना, यानी एक बंदा है जो कि सेल्फ परसीव करता है, खुद महसूस करता है कि मैं किस जिन्स से हूं। ये जो लफ्ज है सेल्फ परसीव, ये बहुत खतरनाक है। तो फिर दुनिया के अंदर फिर सारी चीजें परसेप्शन के ऊपर आप डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा खुद महसूस कर रहा है जी मैं औरत हूं जी, मैं जनाब मर्द हूं जी, मैं जनाब जा रहा हूं जी अपना इंटरसेक्स में। तो ये वो खुद परसीव का जो लफ्ज है ना, वो ये बड़ा खतरनाक है। ठीक है जी। तो कोई बंदा खुद जो है वो ये परसीव कर रहा है कि मेरी जिन्स ये है। ठीक है जी, एक बात ये है। दूसरी, एंड और द वन दैट इज परसीव्ड बाय अदर्स, और या किसी शख्स की जिनसी या सिन्फी शनाख्त को दूसरे कैसे महसूस करते हैं। ये डेफिनेशन है जेंडर एक्सप्रेशन की। एक तो वो खुद महसूस कर रहा है कि मैं किस कैटेगरी में जा रहा हूं। ठीक है जी। तो वो अगर मर्द है तो वो बड़ी आसानी से कह देगा कि मैं तो औरत हूं, या वो औरत है तो वो बड़ी आसानी से कह देगी कि मैं तो मर्द हूं। या जो है वो एक इंटरसेक्स है, वो बड़ी आसानी से कह देता, ख्वाजा सराह है वो बड़ी आसानी से कह देता कि मैं तो मर्द हूं या मैं तो औरत हूं। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। यहां पे तो तब्दील करना जिन्स जो है वो बड़ी आसानी आपने कर दी है। आगे चल के हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कितना आसान कर दिया गया है, बड़ी खतरनाक चीज है। फिर वो कह रहा है कि जो है वो उसको दूसरे महसूस करते हैं। ठीक है, दूसरे उसको कैसे महसूस करते हैं कि वो मर्द है, औरत है, इंटरसेक्स है या वो मुखन्नस है, कैसा है, लोग उसको कैसे फील करते हैं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है। अभी बात बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रही आपको, इंशाल्लाह आगे चलें। सेक्शन 2F है, सेक्शन 2 क्लॉज F, उसके अंदर जो बेसिक चीज है वो जेंडर आइडेंटिटी है, यानी सिन्फी या जिनसी शनाख्त। ये इसके अंदर जो है वो बड़ी चीजें जो है वो उन्होंने खतरनाक डाली हुई हैं। इसकी तारीफ के अंदर वो क्या लिख रहा है, जेंडर आइडेंटिटी मीन्स अ पर्सन्स इनरमोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एज अ मेल, फीमेल or a blend of both or neither that can correspond or not to the sex assigned at birth। बड़ी अजीब बात कर दी है जी आपने। तो इसको मैं टुकड़ों में तकसीम करने लगा हूं इस डेफिनेशन को आपको समझाने के लिए। पहला है पर्सन्स इनरमोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ। ये है सेल्फ परसीव करना। ठीक है जी। पर्सन्स इनरमोस्ट, इनरमोस्ट कहता है कि वो इंटरनली जो है वो फील करता है, या वो हिडन जो है वो इस चीज को फील करता है, हिडनली उसको फील करता है, पर्सनली उसको फील करता है। ये है सेल्फ परसीव, जो मैं कह रहा हूं कि बड़ी खतरनाक बात है। क्या कर रहा है जी, एज ए मेल वो कहता है जी मैं मेल हूं, फीमेल हूं, और एक ब्लेंड ऑफ बोथ या इंटरसेक्स हूं, जिसे है जो है वो खुन्सा का लफ्ज दिया गया है।
यानी जिसमें औरत और मर्द दोनों के जो हैं वो जो खसूसियात हैं, जो फीचर्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है जी। और नाइदर, या वो कहता है ना वो मर्द है ना वो फीमेल कहला रहा है, ना ही वो इंटरसेक्स जा रहा है, बल्कि एक चौथी कैटेगरी के अंदर जो है वो जा रहा है। ठीक है जी। ये वाली बात मेरी गौर से समझनी है जी आपने। तो ये सेक्शन 2F जो है, इसके अंदर जो बड़ी खतरनाक बात की गई है वो कहता है कि जी एक औरत है जो कि हिडनली फील कर रही है और पर्सनली फील कर रही है कि मैं एक मेल हूं। ठीक है जी। या एक मर्द जो है वो पर्सनली फील कर रहा है, जो हिडन जो है वो फील कर रहा है कि मैं एक औरत हूं। ठीक है जी। या वो ये मर्द या औरत ये फील कर रही है कि मैं इंटरसेक्स हूं। ठीक है जी। मैं एक इंटरसेक्स हूं, यानी खुनसा हूं, जिसमें दोनों मेल और फीमेल जो है वो फीचर्स पाए जाते हैं। या वो कहता है कि वो फील कर रहा है कि मैं ना तो मेल हूं, फीमेल हूं, ना इंटरसेक्स हूं, बल्कि मैं एक चौथी कैटेगरी के अंदर जा रहा हूं। तो अब ये चौथी कैटेगरी क्या है? नाइदर का लफ्ज लिखा होता है। कहता है कि मैं मिक्सचर भी नहीं हूं, नाइदर। तो फिर मैं हूं क्या? चौथी कैटेगरी जो है वो बड़ी जो है वो खतरनाक है। यहां पे क्या कहता है जी कि एक अगर हम बायोलॉजिकल पढ़ें, बायोलॉजी, तो उसके अंदर MRKH एक सिंड्रोम है, MRKH सिंड्रोम है। ये वाला सिंड्रोम जो है इट मेनली इफेक्ट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है जी। वेजिना एंड यूट्रस टू बी अंडर डेवलप्ड और एब्सेंट। ठीक है जी। तो ये जो ना वो मेल है, ना वो फीमेल है, ना वो इंटरसेक्स है, चौथी कैटेगरी ये होती है कि एक वो जो है वो शख्स है, या ये वो पर्सन है जिसके अंदर ना तो मेल क्वालिटी है, मेल फीचर है, ना फीमेल है, ना इंटरसेक्स है, ना दोनों जैसी क्वालिटी है। तो ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर MRKH सिंड्रोम होता है। इसमें कोई खास आजाद जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फुली डेवलप नहीं होता, या वो एब्सेंट होता है। जैसे यूट्रस का उन्होंने कहा कि यूट्रस अगर उसमें एब्सेंट है तो ये चौथी कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी। तो अगर वो उधर चला गया चौथी कैटेगरी के अंदर, तो यूट्रस नहीं है, तो फिर डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसका मिस होगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर वो पार्ट या तो एब्सेंट है या वो अंडर डेवलप्ड है। तो वो ये भी अगर फील करता है, सेल्फ परसीव करता है, तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। 28,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस तरह का काम कर चुके हैं। और अगर आप एक जो मर्द है वो फीमेल का जो है वो फील कर रहा है अपने आप को, और वो जाके अपनी जींस का अंदाज जो है वो सेल्फ परसीव के ऊपर करवा देता है, तो क्या फिर वो मर्द, वही मर्द किसी मर्द से अगर शादी करता है, दैट इज होमोसेक्सुअलिटी, दैट इज हम जिन्स परस्ती, और इसे हम जिनसी तब्दीली कहते हैं। और यही कौमे लूत है जिसका मैंने कुरान और हदीस के अंदर बताया, और यही आर्टिकल 227 के तहत जो है वो अगेंस्ट द इंजंक्शंस और द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलें, और खतरनाक सिचुएशन है इसी सेक्शन 2F के अंदर, दैट कैन कोरेस्पॉन्ड टू द सेक्स असाइंड एट बर्थ। दैट कोरेस्पॉन्ड, ये मिलता है, टू द सेक्स असाइंड एट बर्थ। क्या हुआ? एक बच्चा जो है वो मेल पैदा होता है, मर्द पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, और जब वो पैदा होता है तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर मेल लिखा जाता है, मेल उसका नाम है, सारा जो है वो लिखा जाता है, या उसका स्कूल रिकॉर्ड के अंदर होता है, या वो एक कार्ड मिलते हैं, हेल्थ कार्ड, जिनके ऊपर जो फालती टीकाजात जो है वो लगाए जाते हैं, तो उनके ऊपर भी उनका नाम लिख दिया जाता है, जेंडर उनका लिखा जाता है। या हॉस्पिटल में सिजेरियन ऑपरेशन है तो उसके ऊपर भी जो है वो ये चीज मेंशन की जाती है कि बेबी मेल है या फीमेल है। वो कहता है कि जब ये पैदा हुआ तो इसको मेल जाहिर किया गया, लड़का जाहिर किया गया, लेकिन बाद अज़ां जूं जूं ये बढ़ता गया, जवान होता गया, तो इसने सेल्फ परसीव किया कि मेरे अंदर जो है वो इंटरसेक्स की क्वालिटी है, मेरे अंदर फीमेल क्वालिटी है, या मेरे अंदर ये जो चौथी क्वालिटी मैंने आपको बताया है ये है।
तो वो बड़ी आसानी से अपनी जिन्स को तब्दील कर लेगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर एक लड़की पैदा हुई और वो कहती है कि मेरे अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे अंदर जो है वो मेल क्वालिटी आना, फीचर्स आना शुरू हो गए, या वो बिहेव करती है लाइक मेल, ठीक है जी, तो फिर ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं दैट कैन नॉट टू द सेक्स असाइंड एट बर्थ। ठीक है जी। कि वो जो बात कर रहा है कि जब ये लड़का लड़की पैदा होते हैं, अगर तो उससे मुशाबत रख ली है, ठीक है, कोरेस्पॉन्ड हो गया तो ठीक है, तो फिर तो ये बात नहीं होती कि शुरू से ही वो लड़की है तो वो फिर आगे भी लड़की है, जाके कोरेस्पॉन्ड करती है। और अगर वो कोरेस्पॉन्ड नहीं कर रही तो फिर जो मैंने आपको सूरत हाल बता दी है, तो फिर ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ठीक है जी। आगे चलें। इसके अलावा ये था जी हमारा सेक्शन नंबर 2। इसके अलावा है जी सेक्शन 2 क्लॉज एन क्लॉज एन है, उसमें ट्रांसजेंडर पर्सन की जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। पहली बात तो ये है कि ट्रांसजेंडर का जो लफ्ज है, ये लफ्ज जो है वो गलत है, ऐसा लफ्ज जो है जो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहली तो बात ये है। लफ्ज इंटरसेक्स जो है वो ठीक है, इसके लिए वही पढ़ा जाता है। ठीक है जी। तो अगर हम डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं अगली जो डेफिनेशन है वो ट्रांसजेंडर वाली, ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है 2 क्लॉज एन के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसजेंडर पर्सन इज अ पर्सन हु इज इंटरसेक्स। पहला इंटरसेक्स है जिसे खुंसा कहा जाता है, विद मिक्सचर ऑफ मेल and female genital features or congenital ambiguities। congenital ambiguities बहुत अहम बात है। एक वो कहता है कि ये जो इंटरसेक्स है या खुंसा जो है, इससे मुखन्नस जो है जिसे हम खुंसा भी कहते हैं, ये वो पर्सन है जिसके अंदर मेल और फीमेल की दोनों की क्वालिटीज पाई जाती है। ठीक है जी। या जब ये पैदा होता है तो फिर इसके जो आजाद थे वो अबहाम थे। ठीक है जी। तो कॉन्जेनिटल को जब हम देखते हैं ना, कॉन्जेनिटल एम्बिग्विटीज क्या होती हैं, तो ये पैदाइशी जिनसी अबहाम होते हैं जी। ठीक है जी। तो ये है जी, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल सेक्स डेवलपमेंट है। इसके अलावा जी इसको कॉन्जेनिटल एम्बिग्विटी को हम कहते हैं नॉट फुली डेवलप्ड द सेक्सुअल a person's sexual or reproductive organs located outside the body of the person are small in size, not fully developed or absent। ये चीजें होती हैं इसके अंदर कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या तो नॉर्मल साइज से जो है वो छोटे हैं, या वो है ही नहीं, या वो फुली डेवलप नहीं हुए जिस तरह उनको डेवलप होना चाहिए था। तो ये वो बता है। ठीक है जी। तो ये जो डेफिनेशन है ये ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं है। इंटरसेक्स का ये कह सकते हैं कि ये जो है वो फीमेल है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल जो क्वालिटीज हैं जो पाई जाती हैं। ठीक है जी। तो इस बारे में जो है वो कोई मसला नहीं है, ये डेफिनेशन ठीक है। आगे चले जी। वो है जी यूनक। ये एक लफ्ज है जो कि 2 के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन की गई है। इसको हम ख्वाजा सरा भी कहते हैं, इसको हम मुखन्नस भी कहते हैं। ठीक है जी। इसका जो डेफिनेशन है वो बड़ी खतरनाक है जी। क्या कह रहा है कि यूनक असाइंड मेल एट बर्थ बट अंडरगोज जेनिटल एक्सिजन और कैस्ट्रेशन। ठीक है। वो कहता है कि यूनक मुखन्नस या ख्वाजा सरा हम उसको कहेंगे असाइंड मेल एट बर्थ, जब वो पैदा हुआ तो वो मेल था, लड़का था। फिर क्या हुआ, बट अंडरगोज, लेकिन वक्त के बाद जो है, बाद जो है क्या हुआ, जेनिटल एक्सिजन यानी जो उसके जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो क्या हो गए, उनको नकारा कर दिया गया। ठीक है जी। अब वो नकारा कैसे कट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया किसी सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू।
मसलन कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें वो उसके जो टेस्टिस हैं या जो उसके जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं वो जो हैं वो डेड हो जाते हैं, या उनको काट दिया जाता है या उनको रिमूव कर दिया, उसको कुछ चोट आ जाती है किसी तरह से, या वो खुद उसको रिमूव करवा देता है। तो ये वाली बात जो है, आगे चलें फिर। दूसरा कहता है जेनिटल कैस्ट्रेशन। जेनिटल कैस्ट्रेशन जो है वो जिसे हम कहते हैं ना जी कि जो नामर्द कर देना, ठीक है, यानी उसको जो है वो किसी केमिकल उसको पिलाया गया, जिस तरह हमने देखा था कि ये बच्चों के साथ जो केसेस थे जिना के, तो उसमें जो है वो हुकूमत वक्त ने ये कहा था कि जो ऐसा पर्सन मुलव्वस हुआ उसको हम जो है वो क्या करेंगे, उसके आज़ाद जो है वो नकारा कर देंगे, ठीक है जी। तो वो नामर्द है, ठीक है जी। किसी भी, या उसने केमिकल प्रोसेस से करवाया है या सर्जिकल है, जो कुछ भी है वो नामर्द है। वो क्या होता है जी, उसे हम जो है वो ख्वाजा सरा की डेफिनेशन के अंदर ले जाएंगे, ठीक है जी। यानी वो पैदा जो है वो मेल होता है, उसकी जो पैदाइश है वो मेल होती है, लेकिन उसके अंदर मर्दाना कुव्वत भी है जो मेल जैसी है जब वो पैदा होता है, लेकिन वो अपने अज़ार को, जेनिटल को रिमूव कर देता है या वो केमिकल प्रोसेस से नकारा हो जाते हैं, तो फिर उसको हम मुखन्निस या ख्वाजा सरा कहेंगे। ये बहुत गलत बात है। फर्ज करें वो मर्द है, कुव्वत मर्दों जैसी है, एहसासात मर्दों जैसे हैं, जज्बात मर्दों जैसे हैं, तो वो तो मर्द ही कहलाएगा ना, ठीक है जी। तो अगर उसके सारे एहसासात जो हैं, जज्बात जो हैं, वो उस मर्द हैं, वो पैदा मर्द हुआ है, अब वो जाके अपने आप को ख्वाजा सरा कहलाता है या वो अपनी जिन्स की तब्दीली करने की कोशिश करता है, तो फिर ये बात खतरनाक है। ये होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाएगी और ये हम जिन्स परस्ती की तरफ जाएगी, ये कौम लूत की तरफ जाएगी। ये डेफिनेशन जो है वो गलत है, ठीक है जी। इसको जो है वो ठीक होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। इसके बाद तीसरी जो बात है जो हमारे सामने आती है वो है जी, अ ट्रांसजेंडर मैन, एक ट्रांसजेंडर मेल है, वो ट्रांसजेंडर वुमेन है, ख्वाजा सरा है, और एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी and or gender expression differs from the social norms or culture's expectations based on the sex they were assigned at the time or at the time of their birth, ठीक है जी। ये बड़ी जो है वो खतरनाक जो है उन्होंने एक सिचुएशन जो है वो हमारे सामने रख दी है। इसको हम जो है वो पहले भी जो बात हमने यूनिट की बताई थी वो गलत, ये भी बड़ी गलत बात है। इसके अंदर भी जो है वो बड़ी एम्बिग्विटीज हैं जी। कैसे एम्बिग्विटी हैं, इसको मैं बड़ा जो है वो आसान तरीके से आपको जो है वो समझा देता हूं कि ये है क्या। एक लड़का जो है पैदा होता है, ठीक है जी, और पैदा होने के बाद कुछ वक्त गुजरता है, कुछ वक्त गुजरने के बाद वो अपने सोशल नॉर्म्स या कल्चर के खिलाफ काम करता है। दो चीजें याद रखनी है, एक होता है बायोलॉजिकल जो सेक्स है और एक होता है उसका बिहेवियर। मेरी बात जरा गौर से सुननी है। बायोलॉजिकल सेक्स के मुताबिक वो मर्द है, लेकिन बिहेवियर वो जो है वो कर रहा है वुमेन का, बिहेवियर वो कर रहा है इंटरसेक्स का, बिहेवियर वो कर रहा है ख्वाजा सरा का, ठीक है। ये मेरी बात समझनी है। एक बिहेवियर है, एक बायोलॉजिकल जो है उसके जेनिटल ऑर्गन्स हैं। तो मैं कह रहा हूं कि वो पैदा जो है वो मर्द होता है, बायोलॉजिकली मर्द है, ठीक है। और जो वक्त गुजरता जाता है तो उसका बिहेवियर जो है वो जा रहा है जी फीमेल की तरफ, कि वो नेल पॉलिश लगा रहा है, बाल अपने बड़े कर रहा है और नाखून अपने बड़े कर रहा है, कपड़े जो है वो औरतों की तरह पहनना शुरू हो गया है। तो ये चीजें जो हैं वो पैदा एक मर्द हुआ और वक्त गुजरने के साथ साथ उसने ये चीजें करना शुरू कर दी सारी, तो ये सारी चीजें जो हैं वो औरतों की तरफ जा रही हैं। तो ये हमारे नॉर्म्स और हमारे कल्चर, इस्लामिक कल्चर और सोसाइटी के खिलाफ हैं, ठीक है जी। कि एक मर्द जो है वो जाके औरतों जैसी सारी बातें करे,
या एक औरत पैदा होती है, वो आगे जाके जनाब मर्दों जैसे सारे काम करे, ठीक है जी, मर्दों जैसा उसका पहनावा है, ये है वो है, उसने जो है वो मूंछें रख ली, उसने दाढ़ी रख ली, ये वो, ठीक है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। ये डेफिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है जो ट्रांसजेंडर की वो डेफिनेशन दे रहे हैं कि वो पैदा कुछ और हो रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ उसके एहसासात और जज्बात, उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंस हो गया। बायोलॉजिकल वो मर्द ही है, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो औरत की तरफ जा रहा है, या बायोलॉजिकल वो औरत है तो उसका बिहेवियर मेल की तरफ जा, बायोलॉजिकल वो ख्वाजा सरा है, उसका बिहेवियर औरत की तरह, या उसका बिहेवियर जो है वो मर्द की तरह जा रहा है, ठीक है जी, मेल की तरफ जा रहा है। ये उन्होंने कहा है कि ये भी ट्रांसजेंडर है। बड़ी खतरनाक बात, उन्होंने ये भी ट्रांसजेंडर होता है। तो इस तरह जिनसे तब्दील हो गई, जिनसे तब्दील हो गई तो मामला खराब होंगे। पैदा लड़का हुआ, फील उसने जाके जनाब अली अपने आप को, उसके बाद वो मर्द फील, औरत फील कर रहा है, हालांकि उसके बायोलॉजिकल सारे काम जो हैं वो औरतों जैसे हैं, फीलिंग वो मर्दों जैसी कर रहा है। अब वो आगे जाके वो शादी करता है किसी मर्द की तरह, किसी मर्द के साथ, तो वो कैसे मामला होंगे, ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, जिनसी हमप्रस्ती की तरफ जा रहे हैं। असल में ये क्या है, मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है कि ये ट्रांसजेंडर नहीं होता। तो फिर क्या है ये? मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये है जेंडर डिस्फोरिया, ये एक बीमारी है। जेंडर डिस्फोरिया ये एक बीमारी है कि उसके बायोलॉजिकल जो सेक्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो मर्दों जैसे हैं, लेकिन बिहेवियर उसका जो है ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। बिहेवियर उसका जो है वो मर्दों जैसा है। ये जेनिट जो बायोलॉजिकल जो पार्ट्स हैं सारे उसके वो मर्दों जैसे हैं, बिहेव को औरतों जैसा कर रहा है। दैट इज जेंडर डिस्फोरिया। ये तो बीमारी है। आप इसको जो है वो ट्रांसजेंडर की तरफ लेके जा रहे हैं, बहुत सारी जिनसें तब्दील हो जाएंगी। कौमे लूत की तरफ जो है वो हमें लुटाया जा रहा है, तो ये गे सिस्टम जो है वो मुतारफ करवाया जा रहा है। तो ये है जी अगेंस्ट इस्लाम, जो मैंने कहा था कि मुल्क के अंदर कोई भी अगर कानून बनेगा तो वो इस्लाम के खिलाफ नहीं बन सकता। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो मैंने अगली तशरीह आपकी करनी है वो सेक्शन 3 है जी हमारे पास, ठीक है। सेक्शन 3 जो है उसके अंदर भी बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 है जी रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स, कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे रिकग्नाइज करेंगे। दुनिया का भी प्रोसीजर आपको बताऊंगा और पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये भी बताने जा रहा हूं। वो पहला असूल ये देते हैं कि अगर आपने अपनी जिन्स को आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करना है, पहला तरीका है एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। वो खुद महसूस जो करता है वो वही जिन्स के अंदर जाएगा। होगी ना जी रिकग्निशन, तो हो गया ना सारा अगेंस्ट इस्लाम। एक मेल है वो कहता है कि मैं फील कर रहा हूं जनाब तो मेरे शौक उठ रहे हैं और मैं औरत हूं, और एक औरत है वो कहती है मेरे शौक उठ रहे हैं जी मैं तो मर्द हूं, और एक इंटरसेक्स है वो कहता है कि मैं मर्द हूं या मैं औरत हूं। तो ये सिचुएशन क्या होगी? वो जो जिन्स अपने सेल्फ परसीव के ऊपर लेके आ रहा है, तो सेल्फ परसीव के ऊपर तो क्या फिर तो सारे ला ही तबाह हो गए। कोई भी जाके कह सकता है जी मुझे जो उसने मारा है, और सेल्फ परसीव जो अंदर चोट लगी है मैं सेल्फ परसीव कर रहा हूं कि ये जनाब किस चोट के अंदर जा रहा है। समझ आ रही है कि नहीं? तो वो सेल्फ परसीव के ऊपर सारा ला जो है वो आपने देना है। नो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये एक तरीका है कि सेल्फ परसीव नहीं हम आपको होने देंगे। आपको कोई चोट आती है तो जाएं आप डॉक्टर के पास, आप जो कोई डेथ होती है जाएं इसका पोस्टमार्टम करवाएं, ठीक है, मेडिकल इसकी ओपिनियन लें, फिर जाके जो है वो मेडिकल कहता है कि इसको ये चोट है, इसको 337 ए है, 337 एफ है, 302 है, क्या है। समझ आ रही है? तो ये सेल्फ परसीव के ऊपर जो है वो कोई चीज नहीं होगी, ये खतरनाक है, अगेंस्ट इस्लाम होगा। इसके बाद दूसरी बात,
to be registered according to self-perceived gender identity with all government departments. गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मसलन स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, नादरा है, पासपोर्ट है, इन सब के अंदर उसकी जो जिन्स लिखी जाएगी वो भी सेल्फ परसीव्ड होगी। जो वो कहता है वही होगा तमाम गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स के अंदर। उसके बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, उसने अगर कोई रजिस्ट्री करवाई हुई है, कोई इकरारनामा है, कोई एजुकेशनल रिकॉर्ड है, उसके अंदर वो वही रजिस्टर्ड होगा जो वो चाहता है। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ CNIC, ये रूल्स भी हैं जी इसके। ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है ना, इसके रूल्स भी हैं 2020 के। उस रूल्स में जो है रूल 4 भी इसको डील करता है। ये जो मैं पढ़ने लगा हूं ये सेक्शन 3 का, कि अगर वो नादरा में जाता है, नादरा में क्या, नादरा को कहा जी ये मेरा नाम है, लड़की का नाम, अपना नाम लड़की रख, तो कोई भी नाम रख लिया और कहा जी मुझे जो है वो फीमेल शो कर दे, नादरा जो है उसको करेगी। ठीक है जी। इसके बाद फिर कोई भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस है जो उसने, अगर उसने पहली मर्तबा बनाना है तो उसको 18 साल की उम्र के बाद, क्योंकि आपको पता है ये तो रिक्वायर्ड पूरी करने पड़ेगी। 18 साल के बाद जो है वो अपना नादरा के अंदर जाए, बनाए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, पासपोर्ट बनाए, जो मर्जी बनाए, वो जो सेल्फ परसीव के ऊपर होगा उसी के तहत उसका बन जाएगा। ठीक है। फिर इन चेंज इन द CNIC एंड पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर वो चेंज भी करना चाहता है तो वो नादरा जाए और जाके वहां पे सेल्फ परसीव के ऊपर ये कहे कि जी मैं जनाब सेल्फ परसीव हूं, मर्द हूं, सेल्फ परसीव मर्द बन गया, सेल्फ परसीव औरत बन गया, इसको रिकॉर्ड को ठीक करें। तो इस लॉ के तहत फिर नादरा अथॉरिटी को, पासपोर्ट को, ड्राइविंग को, ये सब को, एजुकेशन रिकॉर्ड को ये ठीक करना पड़ेगा, उसका नाम तब्दील करना पड़ेगा और उसकी जो जिन्स भी जो है वो तब्दील करनी पड़ेगी। ठीक है। ये वाला पूरे का पूरा जो सेक्शन है जो कह रहा है कि वो सेल्फ परसीव के ऊपर रजिस्टर्ड होगा, सेल्फ परसीव के ऊपर उसके रिकॉर्ड के अंदर अमेंडमेंट्स होंगी, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। हमारा जो हमसाया है इंडिया, उसके अंदर भी ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट है। वहां पर भी एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी के अंदर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, वो जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, फिर जाकर वो डिसाइड करते हैं कि जनाब कि इसका जो है वो जेंडर हमने तब्दील करना है या नहीं करना। इसी तरह अगर हम यूके की बात करते हैं, बरतानिया की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी बड़ा जबरदस्त जो है वो उन्होंने तरीका लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई जेंडर जो है वो अपनी चेंज करना चाहता है, सेल्फ परसीव कर रहा है, तो वो जाए हमारे मेडिकल बोर्ड के सामने, उसको जो है ऐसे बंदे को 2 साल वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। जो उनका मेडिकल बोर्ड होता है 2 साल अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। उसके बाद वो कहीं जाकर डिसाइड करते हैं कि इसका जिन्स हमने तब्दील करना है या नहीं करना। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जुर्रत नहीं की गई कि कोई मेडिकल कमेटी, कोई बोर्ड को तो तश्कील दे दिया जाए ताकि जो है वो उसकी जिन्स का जो है वो तयन किया जाए। तो मेडिकल बोर्ड जो है वो बना ही नहीं है, सिरे से नहीं है। अगर ऐसा है कोई सूरत हाल तो उसका मेडिकल बोर्ड भी जो है वो एक लिख देना था, एक इसकी भी डाल देनी थी। तो वो मेडिकल बोर्ड क्या है, वो मेडिकल बोर्ड के अंदर किन लोगों को बैठना चाहिए? मेरे ख्याल के अंदर जो है वो उसके अंदर आप साइकोलॉजिस्ट को लेके आए, उसके अंदर सर्जन को लेके आए, उसके अंदर गायनाकोलॉजिस्ट को लेके आए, उसके अंदर जो है वो कोई मेडिकल ऑफिसर लेके आए, उसके अंदर जो सोशल प्रोफेसर हैं हमारे सोशियोलॉजिस्ट, उनको लेके आए, उनका एक मेडिकल बोर्ड बनाए। वो मेडिकल बोर्ड आगे तयन करेगा कि ये हो सकता है जेंडर तब्दील या नहीं है, इसके अंदर क्या फीचर्स हैं या नहीं है। ठीक है जी। तो जितने भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर सारे का सारा जो है वो बोर्ड, मेडिकल बोर्ड ही तो एंटरटेन कर रहा है। चाहे वो एक डॉक्टर आगे जाके बोर्ड को जब री एग्जामिनेशन जाता है, बोर्ड को रेफर हो जाता है, तो मामला तो उन्होंने सेटल करने हैं। तो आप लॉ की तो थीम ही चेंज कर रहे हैं ना। आपका सिविल और क्रिमिनल कुछ और कर रहा है और आपने ये जो है वो एक नई जो है वो मुल्क के अंदर चीज मुतारफ करवा दी, जिसके अंदर पूरे का पूरा मुल्क जो है वो बुरी तरह जो है वो मुतासर हो रहा है। तो मेरी जो कंक्लूजन है वो ये है कि सेक्शन 2 के अंदर जो उसका डेफिनेशन पोर्शन है उसके अंदर जो शिक हैं जी हमारी
एक तो जेंडर आइडेंटिटी है जो कि 2F है, और एक 2N है जिसमें ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है, और फिर सेक्शन 3 है जिसमें रिकग्निशन है कि वो अपनी सिनफ को कैसे जो है वो रिकग्नाइज कर सकता है। ये सारी की सारी जो है वो अगेंस्ट इस्लाम है, अगेंस्ट प्रिंसिपल है, अगेंस्ट रूल है, और अगेंस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इनको हुकूमत वक्त को होश के नाखुन लेते हुए इसके अंदर जो है वो जय्यद उलमा को, मुफ्तियान को या इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल के सामने इसको पेश किया जाए ताकि इसके अंदर जो है वो मुनासिब अमेंडमेंट्स की जाएं। बाकी जो है बाकी लॉ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, जिसमें तमाम के तमाम जो जेंडर के जो हमारे ये जो इंटरसेक्स हैं, यूनिक हैं, मुखन्नस हैं, खुद जो खदसरा हैं, इनके बड़े अच्छे राइट्स लिखे हुए हैं। इनको राइट टू वोट है, ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट है, राइट टू इनहेरिट है, विरासत में राइट टू एजुकेशन है इनका, और राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू पब्लिक ऑफिस है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है। बहुत ज़्यादा इनको हकूक दिए गए हैं। ये सेक्शन जो है इनको तब्दील कर लें। बाकी सारे का सारा लॉ आपका बहुत ज़बरदस्त है। हमारे मुल्क के अंदर ये बड़ा पिसा हुआ तबका है। इस तबके को जो है वो इनके बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स मेल और फीमेल इंजॉय कर रहे हैं, इनको भी इंजॉय करना चाहिए। पूरे का पूरा लॉ नल एंड वॉइड नहीं करना चाहिए। सेक्ट कोई सेक्ट के अंदर जो एम्बिग्विटी है उसको दूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारा ये जो आज का जो है वो वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।